जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आरएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। कई दिनों बाद हम फिर आपके सामने मैं एक नए लेक्चर के साथ आया हूं। अब ये बता दूं कि ये पहले कौन सा लेक्चर क्या होगा इसके अंदर। देखिए, तो आप इसके अंदर पढ़ेंगे जो इतिहास है, ठीक है ना, हिस्ट्री, ठीक है, 10th क्लास, 10th, ठीक है, का ये लेसन नंबर 1 होगा। क्या पे लेसन नंबर 1 होगा। ओके, तो ये आप समझ लिए कि पहला लेसन है। और पहला लेसन का, ठीक है ना, पहला हम लोग लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे आज कुछ खास तो नहीं पढ़ेंगे आज, लेकिन कुछ ओवरव्यू देखेंगे लेसन नंबर 1 का, और उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो ये आप देखिए, अगर अच्छा आपको लगेगा तो ठीक है ना, इस सेशन को आप लाइक करेंगे। ओके, और आप इसको, ठीक है, लोगों तक शेयर करेंगे। तो आइए हमारे साथ हम लोग पहला जो लेसन है हमारा, पहला जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, जो ठीक है टॉपिक है, ये है राष्ट्रवाद। क्या ये? राष्ट्रवाद। अगर इस राष्ट्रवाद को हम तोड़ेंगे हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, क्लास 10th का, क्या पे क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, और इसका लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रवाद क्या है। अगर मैं इसको तोड़ के बताऊं, राष्ट्रवाद की परिभाषा को पहले नहीं देखकर हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड को तोड़ेंगे पहले। देखिए आप यहाँ पे देखिए, राष्ट्र, अगर हम राष्ट्रवाद को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे 2 भागों में, तो हमारे पास ये वर्ड आएगा। ठीक है, राष्ट्रवाद आएगा। क्या आएगा पे? ये राष्ट्रवाद आएगा। तो एक है प्लस, पहला है आपका राष्ट्र और दूसरा क्या आपका वाद। ठीक है, तो आपको पता होगा कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश होता है। क्या होता है? देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश होता है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। और वाद का मतलब क्या होता है? सोच होती है। वाद का मतलब होता है सोच। वाद का मतलब क्या होता है? सोच। तो इस तरह से देश के बारे में सोचने को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोल सकते हैं। इस तरह से क्या बोल सकते हैं? देश के बारे में सोचने को हम क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रवाद बोल सकते हैं। ओके, तो देश के बारे में सोचने को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो देश के बारे में सोचने को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अब राष्ट्रवाद, देश के बारे में किस तरह की सोच। ठीक है, तो देश के बारे में, ठीक है ना, देश के बारे में क्या कर सकते हैं? देश के बारे में सोच जो होगी आपकी, देश के बारे में सोच जो होगी आपकी, वो क्या होगी? वो प्रेम की सोच होगी। ठीक है, ओके, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेम। ठीक है, त्याग। प्रेम के अलावा क्या है यहाँ पे? त्याग। प्रेम, त्याग, ठीक है, और बलिदान। क्या कहे? बलिदान। प्रेम, त्याग, बलिदान जैसी सोच को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोल सकते हैं। इस तरह की सोच को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 4 समझिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है और अपने देश से प्रेम करता है, तो देश से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, देश से प्रेम करने का मतलब यह है कि वो अपने देश के लिए काम करे। क्या हो गया इसको यार आज? ओके, अगर वो, ठीक है ना, अगर वो अपने देश से प्रेम करता है, इसका मतलब अपने देश के लिए काम क्या करेंगे? अपने देश के लिए काम करेंगे। ठीक है, अपने देश के लिए कोई अच्छा काम करेंगे, अपने देश के लिए। ठीक है ना, मतलब कुछ मतलब जैसे कोई आप दान कर देंगे। क्या करेंगे? कोई दान कर देंगे। ठीक है, कोई दान दे देंगे, कोई दान देंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया प्रेम। क्या कहे? प्रेम। अब त्याग का मतलब क्या होता है? सुनिए गौर से। त्याग अगर देखेंगे तो त्याग क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला गया था, ठीक है, कि नासा के द्वारा, किसके द्वारा? नासा के द्वारा, कि आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, हमारे यहाँ काम कीजिए, और नासा में आपको हम क्या करेंगे? भर भर के सैलरी देंगे यार। तो ठीक है, APJ अब्दुल कलाम ने मना कर दिया। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम ने मना कर दिया कि नहीं, हमको ठीक अपने देश में काम करना है और अपने इंडिया के लिए काम करना है। इसीलिए उन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया। अमेरिका के नासा जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्याग बोलेंगे। तो क्या है? वो राष्ट्रवादी है। ठीक है, और बलिदान का मतलब ये होता है कि अगर इंडियन आर्मी, ठीक है, वहाँ पर क्या कर रही है? ठीक है, अपनी जान गंवा रही है, तो वो क्या है? अपने देश के लिए बलिदान दे रही है। देश के लिए क्या कर रही है? वो बलिदान दे रही है। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, अपने देश के प्रति प्रेम। ठीक है, ओके, अपने देश के प्रति प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना को हम क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रवाद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रवाद बोल सकते हैं।
तो अपने देश के प्रति प्रेम और भावना, प्रेम, ठीक है, त्याग और बलिदान की भावना को हम क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रवाद बोल सकते हैं। मतलब अब सीधे लफ्जों में आपको देखिएगा तो राष्ट्रवाद क्या है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रवाद क्या है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो राष्ट्रवाद क्या है, तो आप क्या करेंगे, सीएस आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, ठीक है, त्याग, अपने देश के प्रति प्रेम त्याग बलिदान, ठीक है, आपका बलिदान, इसकी भावना को हम क्या बोलेंगे, इस तरह की भावना को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम राष्ट्रवाद बोलेंगे। यह हुआ, ठीक है ना, क्या राष्ट्रवाद की एकदम सिंपल परिभाषा हुआ। क्या हुआ आपका, राष्ट्रवाद की एकदम सिंपल परिभाषा हुआ। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रवाद का मतलब, ठीक है, ओके, ये राष्ट्रवाद हो गया कि राष्ट्रवाद हम क्या बोलेंगे, प्रेम त्याग अपने देश के प्रति, ठीक है, प्रेम त्याग और बलिदान की भावना को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इस तीनों की भावना को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इस तीनों की भावना को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम राष्ट्रवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको राष्ट्रवाद बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन किताब में जो राष्ट्रवाद का परिभाषा लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए गौर से। ओके, तो आपको मैंने समझाया कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश। क्या होता है, देश, ठीक है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश होता है। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, देश होता है। और वाद का मतलब क्या होता है, सोच। तो अपने, ठीक है, देश के बारे में सोचने को हम क्या बोलेंगे, अपने देश के बारे में जो उसकी सोच होगी उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे, ठीक है। तो राष्ट्र सोच किस तरह की, तो प्रेम वाली, ठीक है, सोच, उसके बाद त्याग वाली सोच और बलिदान वाली सोच, इस तरह की सोच को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद, ठीक है। लेकिन आपकी किताब में, ठीक है, आगे क्या है, आपकी किताब में आगे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, सुनिए गौर से। ओके, आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद किसे बोलेंगे, राष्ट्रवाद हम किसे बोलेंगे। तो आपकी किताब में ये परिभाषा लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कि राष्ट्रवाद किसी विशेष, क्या आपका, किसी विशेष, ठीक है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, किसी विशेष भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, ओके। उसके बाद सामाजिक, उसके बाद सामाजिक, सामाजिक, ठीक है, परिवेश, सामाजिक परिवेश, ओके। उसके बाद सांस्कृतिक परिवेश, क्या आप कहिए, सांस्कृतिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश में, ठीक है, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले, ठीक है, ये देखिए, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक क्षेत्र में रहने वाले। अब यहाँ पे देखिए, रहने वाले लोगों के बीच में, रहने वाले लोगों के बीच में, ठीक है, क्या करती है, जो एकता पैदा करती है, क्या करती है, एकता पैदा करती है, एकता पैदा करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एकता पैदा करती है, ठीक है। इस तरह की भावना को हम क्या बोलेंगे। तो अब यहाँ पे सुनिए गौर से क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। देखिए, तो राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक, ठीक है, परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में, लोगों के बीच में एकता पैदा करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, इस तरह की भावना को हम क्या बोलेंगे, इस तरह की भावना को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इस तरह की भावना को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। अब एग्जाम्पल फॉर मानिए, यहाँ पे देखिए, ये इंडिया है यार, ठीक है, ये क्या है, अगर मान के चलिए ये क्या आपका इंडिया है यार, ठीक है, ये क्या है आपका इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक भौगोलिक क्षेत्र बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, भौगोलिक क्षेत्र। इसको हम क्या बोलेंगे, एक भौगोलिक क्षेत्र बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एक भौगोलिक क्षेत्र बोलेंगे। ये एक समाज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सामाजिक परिवेश बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सामाजिक परिवेश बोलेंगे। ये हमारे यहाँ क्या, कोई ना कोई संस्कृति रहती है, कोई ना कोई यहाँ पे संस्कृति हमारी है, ठीक है। उसको यहाँ पे धार्मिक है, क्या आपका ये धार्मिक है, ठीक है। और ये आपका जातीय भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और जातीय भी बोल सकते हैं यहाँ, जातीय भी बोल सकते हैं यहाँ, ओके। इन सभी, ठीक है ना, तो कह रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, ठीक है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय परिवेश में रहने वाले, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे, ये भौगोलिक क्षेत्र है, ये भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, सांस्कृतिक परिवेश में रह रहे हैं, और धार्मिक परिवेश में रह रहे हैं, और जातीय परिवेश में रह रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में, ठीक है, जो पैदा करने वाली, ठीक है, जो एकता पैदा करने वाली भावना है, जो एकता पैदा करने वाली भावना है, इस भावना को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, एकता पैदा करने वाली भावना को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम राष्ट्रवाद बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे,
राष्ट्रवाद बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि इंडिया के लोगों के बीच में कौन सी भावना है, कौन ऐसी सोच है जो भारतीय लोगों, भारत के सभी लोगों के बीच में एकता पैदा करती है। एकता यही बात पैदा करती है कि सब, ठीक है, सब अपने आप को, ये देखिए सब अलग अलग धर्म के हैं, ठीक है, लोग हैं, ठीक है, लेकिन सबके अंदर यह सोच है कि हम भारतीय हैं। क्या है? हम भारतीय हैं। ठीक है, और हम भारतीय हैं और भारतीय एक होते हैं। क्या होते हैं? भारतीय एक होते हैं। इसीलिए, ठीक है, भारत के अंदर क्या एकता बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की सोच को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद की परिभाषा को समझने के लिए देखिए क्या समझिए, ओके, इसको और अच्छे ढंग से समझिए। जैसे हमारे इंडिया में, ठीक है, इंग्लैंड ने, ठीक है, 1947 तक राज किया। 1947 तक राज किया। जब इंग्लैंड ने 1947 तक राज किया, यहाँ पे शासन किया, ठीक है, तो शासन करने के दौरान, ठीक है, इन्होंने शासन शुरू कब किया था? तो अब ये बोल सकते हैं 1600 ईस्वी में। कब का? 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 तक इन्होंने शासन किया। और जब शासन किया तो अब जरा सोचिए, ठीक है, सुनिए गौर से, ओके, अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ तक ये शासन किया। कब? 1947 तक ये शासन किया। और जब ये शासन किया तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये लोग अंग्रेज आए होंगे, ठीक है, तो सब लोग क्या था? छिटपुट। क्या था? सब लोग अलग अलग था। सब क्या था? सब लोग अलग अलग थे। ठीक है, कोई इधर मर रहा है, कोई उधर, ठीक है, ऐसा मतलब सब अलग अलग थे। ठीक है, लेकिन लोगों में क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? ठीक है, यह सोच आने लगी कि भैया बाहर का लोग आकर हमारे इंडिया पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, और तो हम सबको मिल करके इस पर, ठीक है, एक्शन लेना चाहिए और सभी, ठीक है, लोग मिल करके इसको यहाँ से अंग्रेज को भगानी चाहिए। ऐसे में क्या हुआ? धीरे धीरे, ठीक है, लोगों के अंदर यह बात सोच समझ आ गई, ठीक है, कि हमको भारत में से इंग्लैंड को भगाना है। और यही सोच, ठीक है, भारत के लोगों को पूरी तरीके से एक कर दिया। तो इस तरह की सोच को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? राष्ट्रवाद बोलेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले पैराग्राफ पे। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या होता है, यहाँ पे समझिए गौर से। ओके, राष्ट्रवाद क्या होता है, तो अब यहाँ पे देख लिए कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे समझिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिए, है ना। तो राष्ट्र का मतलब देश होता है, वाद का मतलब सोच होता है। ठीक है, और किस तरह की सोच को? तो अपने देश के प्रति प्रेम, त्याग, ठीक है, और बलिदान की जैसी भावना को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? राष्ट्रवाद को, ठीक है, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी? अब सवाल बनता है कि इस तरह की भावना सबसे पहले कब आई थी? ठीक है, अपने देश के लिए प्रेम लाना, अपने देश के लिए बलिदान देना, त्याग देना, इस तरह की भावना शुरू कब हुई थी? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे राष्ट्रवाद की शुरुआत अब यहाँ पे देखिए, ओके, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले आपको जो देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपको, ठीक है ना, वो मिलता है पुनर्जागरण काल में। कहाँ देखने को मिलता है? पुनर्जागरण काल में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है? पुनर्जागरण काल में सबसे पहले आपको राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? पुनर्जागरण काल में। कहाँ होती है? पुनर्जागरण काल में। अब देखिए, पुनर्जागरण काल में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गया, तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से हुई थी आपका? इटली से। ओके, कहाँ से शुरू हुआ था? इटली से शुरू हुआ था। अब ये राष्ट्रवाद की सबसे पहली चिंगारी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि राष्ट्रवाद पैदा कहाँ हुआ? तो राष्ट्रवाद पैदा हुआ था कहाँ? इटली में। कहाँ आपका? इटली में। कब पैदा हुआ? तो पुनर्जागरण काल में। कब पैदा हुआ ये? पुनर्जागरण काल में। ठीक है, ये क्या हुआ था? राष्ट्रवाद पैदा हुआ था। ठीक है, वैसे में अब ये राष्ट्रवाद पैदा होने के बाद कहाँ चला गया? तो ठीक है, तो ये इटली से निकलकर कहाँ गया? फ्रांस में। कहाँ पे? ये फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति हो रही थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ? ये राष्ट्रवाद बड़ा हो गया। क्या आपका ये राष्ट्रवाद क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो पैदा कहाँ हो रहा है? ठीक है, मतलब राष्ट्रवाद थोड़ा सा बड़ा हुआ है, एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। तो राष्ट्रवाद पैदा कहाँ हुआ? इटली में पैदा हुआ है। ठीक है, इटली से निकल के कहाँ गया? ये फ्रांस गया। ठीक है, और फ्रांस के बाद इनको, ठीक है ना, फ्रांस के अंदर चूंकि वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था, एक था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है, इस राष्ट्रवाद को लेकर के और क्या किया? पूरे यूरोप में फैला दिया। ठीक है, इसमें
तो नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवाद को क्या किया, पूरे यूरोप में फैला दिया, पूरे यूरोप में फैला दिया। ठीक है, तो ये क्या किया इन्होंने, ये पूरे यूरोप में फैला दिया, पूरे यूरोप में फैला दिया। ठीक है, तो अब यहाँ सोचिए क्या हुआ, यहाँ पे सुनिए गौर से। तो राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण, ठीक है, काल की शुरुआत कहाँ से थी, इस इटली से हुआ था। तो इटली से निकलकर कहाँ गया पुनर्जागरण, ठीक है, राष्ट्रवाद पुनर्जागरण से काल में शुरुआत होने के बाद वो कहाँ गया, फ्रांस में गया। और फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति में ये काम थोड़ा सा बड़ा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसको और बल मिला और ये क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा सा अपने पाँव पे चलने लगा। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, फ्रांस से निकाल करके नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करता है, इसको पूरे यूरोप में फैला देता है, पूरे यूरोप में इसको फैला देता है, पूरे यूरोप में, अब पूरे यूरोप में इसको फैलाता है। ठीक है, फैलाने के बाद क्या करता है, इसका विकास और तेजी से होने लगता है। जब यूरोप के अंदर सारे यूरोप के देशों में, ठीक है, राष्ट्रवाद फैल जाता है, तो वहाँ के लेखक, वहाँ के विचारक, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के मध्यम वर्ग, इन सभी लोगों ने क्या किया, जनता के अंदर नेपोलियन से लेकर के, नेपोलियन से राष्ट्रवाद लेकर के जनता के अंदर कूट कूट कर, ठीक है, राष्ट्रवाद को भरने लगे, राष्ट्रवाद को भरने लगे। इस तरह से क्या होता है, राष्ट्रवाद को फैलाने में, ठीक है, जो पहला योगदान है वो किस, सॉरी, राष्ट्रवाद की शुरुआत कब से होती है, तो पहले नंबर पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, यह आपका पुनर्जागरण काल से। कहाँ से होती है, पुनर्जागरण काल से राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है, पुनर्जागरण काल से राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, पुनर्जागरण काल से निकलने के बाद कहाँ गया, फ्रांस में गया। कहाँ गया पे, फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति में थोड़ा सा बड़ा हुआ। ठीक है, जब बड़ा होता है तो उसके बाद क्या करता है, ये नेपोलियन बोनापार्ट, ये नेपोलियन क्या करता है, ठीक है, इसको पूरे यूरोप में फैला देता है, पूरे यूरोप में फैला देता है। ठीक है, और जब पूरे यूरोप में फैल जाता है, ठीक है, तो जहाँ राष्ट्रवाद जाता है उस देश में कुछ ना कुछ लोग होते ही है, जैसे कि मध्यम वर्ग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, शिक्षक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, लेखक होते हैं। सब ने क्या किया, अपने अपने विचार के माध्यम से, अपने किताबों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरे दुनिया में, ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर घर घर क्या किया, ठीक है, राष्ट्रवाद को फैला दिया। तो आप ये बोल सकते हैं कि लेखक कौन आपका, ये लेखक विचारक, कौन आपका, लेखक विचारक, ठीक है, लेखक विचारक, ठीक है, मध्यम वर्ग, कौन आपका, ये मध्यम वर्ग, ठीक है, शिक्षक, इन सभी दार्शनिक, कौन आपका, शिक्षक और दार्शनिक, इन सभी लोगों ने क्या किया, इन सभी लोगों ने राष्ट्रवाद को घर घर तक फैलाने का काम किया, जन जन तक फैलाने का काम किया। इस तरह से क्या होता है, पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है, राष्ट्रवाद एकदम दना के फैल जाता है। इस तरह से राष्ट्रवाद की कहानी आप देखें कि राष्ट्रवाद एक्चुअल में क्या होता है, राष्ट्रवाद एक्चुअल में क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको राष्ट्रवाद समझ में आ गया होगा, राष्ट्रवाद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक बार आप फिर से इसको रिवीजन कीजिए, कैसे कैसे आप लोग पढ़ा है। देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्र का मतलब होता है देश, ठीक है, और वाद का मतलब क्या होता है, सोच। तो इस तरह से देश के बारे में जो सोच होगी उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। तो देश के बारे में किस तरह की सोच को हम राष्ट्रवाद बोलेंगे, तो देश के बारे में प्रेम की सोच, त्याग की सोच और यह बलिदान की जैसी सोच को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई आदमी, ठीक है, अपने देश के लिए कोई अच्छा काम करता है, जैसे साइंटिस्ट बन जाता है, ठीक है, तो एक प्रेम है। ठीक है, देश के गरीब बच्चों को पढ़ाता है तो वो क्या होगा, प्रेम है अपने देश के लिए। ठीक है, अगर कोई आदमी, ठीक है, ओके, अगर ठीक आर्मी है, ठीक है, बॉर्डर पर, तो क्या उसके अंदर राष्ट्रवाद भरा हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था, ये नासा में जाने के लिए इनकार कर दिया था, यानी त्याग, ठीक है, उन्होंने बड़ी से बड़ी सैलरी को उन्होंने छोड़ दिया था अपने देश के लिए, अपने देश के प्रेम के लिए। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद, इसी को बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला जो, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड है, ठीक है, वो ये कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कब से कहाँ हुई थी, तो राष्ट्रवाद की सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत यहाँ पे देखिए गौर से, ओके, राष्ट्रवाद की शुरुआत आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ओके, मैंने इसको एक स्लाइड में कर लिया है। ओके, राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले, ठीक है, कहाँ से हुई थी, तो राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण कहाँ शुरू हुआ था, इटली में, और इटली के से बड़ा होने के बाद कहाँ गया, फ्रांस की क्रांति में गया, और फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, और फ्रांस की क्रांति से निकलकर, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको पूरे यूरोप में फैला दिया राष्ट्रवाद को। ठीक है, पूरे यूरोप में यहाँ पे देखिए फैला रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो पूरे यूरोप में क्या किया इन्होंने, राष्ट्रवाद को फैला दिया। ठीक है, आइए उसमें, तो इस तरह से, ठीक है, आप ये समझे कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद कैसे, ठीक है, फैला, राष्ट्रवाद कैसे फैला। अब हम लोग चलते हैं कि राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो अब हम आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये भी देखे थे
कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश में जो, ठीक है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक और, ठीक है, क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच में एकता का विकास करती है, एकता पैदा करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, वही बात को यहाँ पे दिखाया गया है कि भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं तो इसको हम भौगोलिक क्षेत्र बोल सकते हैं, सामाजिक परिवेश बोल सकते हैं, सांस्कृतिक परिवेश बोल सकते हैं, ठीक है, धार्मिक परिवेश बोल सकते हैं और जातीय परिवेश बोल सकते हैं, ठीक है। और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच में जो एकता पैदा करने वाली भावना होती है, एकता पैदा करती है, जो भावना एकता पैदा करती है उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, राष्ट्रवाद बोलेंगे इसको, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुनिए गौर से, अब राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो आपको पता है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ किसके बारे में, फ्रांस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी गई, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक, ठीक है, चार्ट बना दिया है। क्या बनाया है, चार्ट, ठीक है, यहाँ पे देखते रहिएगा। हमने क्या बनाया है, एक चार्ट बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1789 का फ्रांस के अंदर जो जो भी राजा आता है पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। 1789 में क्या होता है आपको पता होगा, क्लास 9th में, क्या आपका क्लास 9th में पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। क्लास 9th में पढ़े होंगे कि फ्रांस में क्या होती है, 1789 ईस्वी की क्रांति होती है। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद, ठीक है, कब, 1804 से 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट राजा बनते हैं। क्या बनते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट राजा बनते हैं यार, ओके, ठीक है। क्या होता है 1804 में देखिए गौर से, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट राजा बनते हैं और ये 1815 तक क्या करते हैं, राज करते हैं, 1815 तक राज करते हैं, ठीक है। ऐसे में अब यहाँ पे सवाल बनता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, नेपोलियन कौन था, नेपोलियन कौन था, नेपोलियन कौन था, सवाल बनता है कि नेपोलियन कौन था, नेपोलियन कौन था। तो आगे आपको हम जवाब देंगे, ठीक है, आगे हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। इसमें तो इस तरह से नेपोलियन कौन था इसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है, सिंपल देखिएगा, ओके। 1804 में, ठीक है, फ्रांस का राजा बनता है, ठीक है, और 1815 में फ्रांस, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा से हट जाता है, ठीक है, उसकी हार हो जाती है। 1815 में क्या होता है, 1815 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 1815 से लेकर 1824 में क्या होता है, 1824 तक लुई 18वां, कौन आपका ये, लुई 18वां राजा बनता है। कौन बनता है, ये लुई 18वां राजा बनता है, लुई 18वां राजा बनता है, देख लीजिए यहाँ पे, ओके। लुई 18वां राजा बनता है। तो कब से कब तक, तो 1815 से लेकर 1824 तक, 1824 तक राजा कौन बनता है, ठीक, राजा बनता है लुई 18वां। 1824 से लेकर 1830 तक ये राजा बनता है कौन, चार्ल्स एक्स। इसको हम चार्ल्स दसम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम चार्ल्स दसम भी बोल सकते हैं, चार्ल्स दसम भी बोल सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद जो राजा बनता है इसका नाम होता है फ्रांस का, ठीक है, 1830 से लेकर 1848 तक, 1848 तक ये राजा बनता है, इसका नाम है लुई फिलिप। इसका नाम क्या है आपका, लुई फिलिप, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसका नाम क्या है, लुई फिलिप। या अब यहाँ से गौर से देखिएगा, सुनिए गौर से, ओके। अब यहाँ से जरा सा आप गौर से गौर करेंगे, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था हम तो बताइए करेंगे आपको। अब यहाँ पे सुनिए गौर से, ओके। अब यहाँ पे सुनिए गौर से, 1815 में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या होती है, नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है, ठीक है। और हार होने के बाद क्या होता है, यहीं से मसला बिगड़ता है, तो अब हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे कैसे काम किया, इस सारी की सारी बातों को हम क्या करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग चलते हैं अपने क्लास, अपने किस पे, ठीक है, अपने टॉपिक पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम समझेंगे पहले नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक है। उसमें तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, कि 1789 में क्या होता है, 1789 ईस्वी के बाद, ठीक है, वहाँ पे जो भी खेल खेला होता है, कहाँ, फ्रांस के अंदर जो भी खेल खेला होता है, आपको 9th क्लास में पढ़ना होता है,
और 9th क्लास में पढ़ने के बाद, ठीक है, आप 9th क्लास में नेपोलियन बोनापार्ट को राजा बनते हुए देख लेते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद 1804 में फ्रांस का राजा बनता है। तो पहली बात तो हम बोलेंगे कि ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, कौन, 1804 में फ्रांस का राजा बना था, फ्रांस का राजा बना था, फ्रांस का ये राजा बना था। कब, 1804 के अंदर, 1804 के अंदर फ्रांस का राजा था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था, ठीक है, कब, 15 अगस्त 1769 में, 15 अगस्त 1769 को, 15 अगस्त 1769 को इसका जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था इसका, 1769 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट। इसके पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट। इसके पिता का नाम क्या है, कार्लो बोनापार्ट है। ठीक है, एग्जैक्टली इसके पिता का नाम क्या है, तो ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या है, कार्लो बोनापार्ट। क्या है, कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, देखते रहिएगा आप यहाँ। अब यहाँ सुनिए गौर से। तो 1804 में फ्रांस का राजा बनता है कौन, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का राजा बनता है। ठीक है, अब फ्रांस का राजा बनने के बाद, ठीक है, अब जरा सोचिए कि मान के चलिए ये फ्रांस है, ये क्या आपका फ्रांस है। ठीक है, अब ये फ्रांस से राजा बनने के बाद, ठीक है, राजा बनने के बाद क्या करता है, ये जा करके, ठीक है, फ्रांस के आसपास जितने भी देश होते हैं, जितने भी देश होते हैं, वो सबको क्या करते हैं, जीत लेते हैं। वो सब पर कब्जा करते हैं, सब पर आक्रमण करके उसको जीत लेते हैं। क्या करते हैं, उसको जीत लेते हैं यार। ठीक है, क्या किया, उसको जीत लेते हैं। क्या किया, सबके ऊपर, सबको जीत लिया। तो यानी फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, तो नेपोलियन ठीक है कौन है, 1804 में फ्रांस का राजा बना था। इसका जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 को फ्रांस का राजा, ठीक है, ये इसका जन्म हुआ था। और इसके पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट। इसके पिता का नाम को क्या था, कार्लो बोनापार्ट। इसके पिता है, ठीक है, इस कौन है आपका पिता है। तो कार्लो बोनापार्ट इसके पिता का नाम है। क्या नाम है इसका, इसके पिता का नाम क्या है, कार्लो बोनापार्ट। या अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, कि अब नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का राजा बना, कब, 1804 में, 1804 में है। ठीक है, 1804 में फ्रांस का जब राजा बना, ठीक है, फ्रांस का जब राजा बना, तो ठीक है, उन्होंने क्या किया, फ्रांस के आसपास, फ्रांस के आसपास क्या किया इन्होंने, ठीक है, फ्रांस के आसपास, ठीक है, यहाँ पे जरा सुनिए, फ्रांस के आसपास, यहाँ पे देखिए, 1804 में इन्होंने राजा बन गया, 1804 में इन्होंने राजा बन गया। ठीक है, और ये फ्रांस के आसपास के जितने भी छोटे देश थे, उसको क्या किया, उसको कब्जा करके, ठीक है, जीत लिया, कब्जा करके वो जीत लिया। और जीतने के बाद वहाँ भी क्या किया, वहाँ भी, ठीक है, एक कानून, एक क्या किया, संविधान लागू किया। क्या किया वहाँ पे, एक संविधान लागू किया। ठीक है, एक संविधान लागू किया। उस संविधान का नाम क्या है, नेपोलियन कोड। इसका नाम क्या है, नेपोलियन कोड। इसका नाम क्या है, नेपोलियन कोड। ठीक है, उस संविधान का नाम क्या है, नेपोलियन कोड। ठीक है, उस संविधान का नाम क्या है, नेपोलियन कोड उसका नाम है। ठीक है, क्या है, उस संविधान का नाम है नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड उस संविधान का नाम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, सभी जगह पे क्या लागू किया, तो इन्होंने क्या किया, एक नेपोलियन कोड लागू किया। क्या किया, ये नेपोलियन कोड लागू किया। और नेपोलियन कोड लागू करके, नेपोलियन कोड लागू करके इन्होंने, ठीक है, देश की जनता को, ठीक है, यहाँ पे सुनिए गौर से, नेपोलियन कोड लागू कर दिया। ठीक है, और जब नेपोलियन कोड लागू कर दिया, तो नेपोलियन कोड के माध्यम से, नेपोलियन कोड की माध्यम से, यार देखिए गौर से, यार ओके, नेपोलियन कोड के माध्यम से, ठीक है, जहाँ जहाँ गया वहाँ पर उन्होंने क्या किया, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। ये विशेषाधिकार को यहाँ पे इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। कानून के सामने सभी को, ठीक है, समान माना गया। कानून के सामने सभी को अधिकार, ठीक है, सभी को समान अधिकार दिया गया। ठीक है, सभी लोग बराबर हो गए। क्या हो गए, सभी लोग बराबर हो गए। सभी लोग क्या हो गए, बराबर हो गए। और सभी में क्या किया, मतलब देश के अंदर शिक्षा में सुधार किया गया। देश के अंदर शिक्षा में सुधार किया गया। रोड बनाए गए। क्या बनाए गए, रोड बनाए गए। ठीक है, रोड बनाए गए, तार लगाए गए। ठीक है, उसके बाद मतलब संचार को ठीक किया गया, संचार को ठीक किया गया। और कई तरह के, कई नई नई चीज़ों किया, कई नई नई चीज़ें किया। जब ऐसा किया तो ठीक है, फ्रांस के जहाँ जहाँ इन्होंने गया, ठीक है, जहाँ जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट पहुँचे, वहाँ की जनता की नज़र में क्या, नेपोलियन बोनापार्ट हीरो बन गया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट हीरो बन गए। मतलब वहाँ ऐसा लगा कि हमारी जनता को लगा कि भगवान आ गया है। ठीक है, कौन आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में भगवान आ गया है। ठीक है, इसीलिए जहाँ जहाँ भी गया, जिस देश को नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत लिया था, वहाँ, ठीक है, बहुत फेमस हो गया। और जब बहुत फेमस हो गया, अब जरा सोचिए, तो ऐसे में क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जरा एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे सुनिए गौर से एक। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल दीजिएगा। जैसे ये कोई देश है, ये कोई देश है,
और यहाँ पे एक अच्छा क्या आपका अच्छा शासक आ गया, क्या आपका ये अच्छा शासक आ गया, और जनता को ठीक है सभी तरह के अधिकार दे रहे हैं, सभी तरह के अधिकार दे रहे हैं। तो सभी तरह के अधिकार दिया तो जनता को अधिकार मिलने लगा, जनता खुश, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जनता के ऊपर बहुत ही खतरनाक राजा आता है। क्या आता है, बहुत ही खतरनाक राजा आता है, तो जनता की सुनता ही नहीं है, जनता की सुनता ही नहीं है। तो अब बताओ, जो यहाँ पर अच्छा राजा था वो जनता को खूब पसंद आएगा, और जैसे ही राजा मरेगा और मरने के बाद ये राजा आएगा, ठीक है, नहीं इसको हम क्या बोल सकते हैं, तानाशाह। क्या बोल सकते हैं इसको, तानाशाह, ठीक है। जैसे ही ये तानाशाह शासक आएगा तो बताइए क्या इसको अच्छा लगेगा, ठीक है, इस यहाँ पे जनता को अच्छा लगेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जनता को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसे ही नेपोलियन, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा था, नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, अच्छा था, ठीक है। और अच्छा के बाद जो भी तानाशाह शासक, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर, सॉरी यूरोप के अंदर आया, ठीक है, सभी, ठीक है, सभी तानाशाह शासक के खिलाफ वहाँ की जनता में राष्ट्रवाद भर गया। मतलब राष्ट्रवाद भरने का मतलब है, ठीक है, कि तानाशाह शासक के खिलाफ वहाँ की जनता आवाज़ उठाने लगी कि भैया हमारा अधिकार कहाँ है, ठीक है, हम मेरे नागरिक अधिकार कहाँ है, हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है, हम देश से प्रेम करते हैं तो हमारे देश में, ठीक है, जितने भी सवाल उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। इस तरह की जब भावना आ गई तो इसी को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद को, क्या इन्होंने राष्ट्रवाद को फैला दिया। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवाद को फैला दिया, ठीक है। तो आई वैसे में, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है, कि ये विशेषाधिकार मिल, ठीक है, विशेषाधिकार खत्म हो गया, ठीक है, लोगों को समान अधिकार मिला, ठीक है, लोग सभी बराबर हो गए, शिक्षा में सुधार किया गया, रोड बनाए गए, तार बनाए गए, संचार में व्यवस्था, रोड बनाए गए, ठीक है, बहुत सारे मतलब यातायात के परिवहन को, ठीक है, लागू किया गया। और इस तरह से क्या हुआ, ठीक है, उस देश के अंदर जनता को पूरे के पूरे अधिकार मिले, इससे जनता खुश हो गई। और खुश होने के बाद जब भी कोई शासक इसके ऊपर, ठीक है, कोई तानाशाह करता था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद जब भी कोई तानाशाह शासक आया तो ठीक है उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैला दिया, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैला दिया। तो सवाल बनता है आपका, ठीक है, सवाल बनता है आपका, सुनिए यहाँ पे देखिए गौर से, ओके, यहाँ पे देखिए क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको यहाँ पे, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से तो मैंने आपको पढ़ाया, ओके। तो अब यहाँ पे सुनिए गौर से, ओके, सुनिए गौर से। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, तो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस, कहाँ बना, फ्रांस का राजा बना, कहाँ का, फ्रांस का राजा बना ये, ठीक है, इन्होंने कहाँ का राजा बना, फ्रांस का राजा बना, फ्रांस का राजा बना, ठीक है। जन्म इसका कहाँ हुआ था, तो 15 अगस्त 1769 में, ठीक है, इसका जन्म हुआ था। कार्लो बोनापार्ट इसके पिता का नाम है, ठीक है। और ये क्या किया इन्होंने, 1804 में जब फ्रांस का राजा बना तो फ्रांस के आसपास के सभी देशों को जीत लिया, और जीतने के बाद वहाँ एक संविधान लागू किया, ठीक है। और उस संविधान का नाम क्या है आपका, नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड। इसी को हम बोलते हैं नेपोलियन संहिता, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको नहीं नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। इस तरह से नेपोलियन संहिता को लागू करके वहाँ के जनता के, ठीक है, जनता के लोगों, जनता में विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, कानून के सामने सभी को, ठीक है, बराबर माना गया, सभी, ठीक है, मतलब देश में बराबर हो गए, शिक्षा में सुधार किया गया, और रोड बनाए गए, ठीक है, मतलब तार लगाए गए, उसके बाद संचार के अंदर, ठीक है, कई तरह के परिवहन लगाए गए, ठीक है, टेलीफोन को ठीक कर दिया गया। इस तरह से जनता में क्या हुआ, ठीक है, जनता के अधिकार को जनता का अधिकार मिला। जब जनता का अधिकार मिला तो वहाँ की नज़र में, ठीक है, मतलब सभी देशों की नज़र में, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट क्या हीरो बन गया, क्या बन गया, हीरो बन गया। और जैसे इसके बाद वहाँ कोई राजा आता था, तानाशाह शासक, ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या बोला कि देखो तुम्हारा ये अधिकार है, अगर तुमको कोई अधिकार नहीं देगा तो तुम उसका क्या करना, विरोध करना। तो इस तरह से वहाँ की जनता ने, यूरोप की जनता ने सीख लिया कि राष्ट्र, ठीक है, मतलब हमको तानाशाह शासक का, ठीक है, के खिलाफ कैसे बोलना है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए गौर से, अब हम क्या करें, इसको फिर जूम कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर से, सुनिए, अरे यार, देखिए अब यहाँ पे समझिए कि अब यहाँ से कहानी की आगे शुरुआत होती है। जब नेपोलियन बोनापार्ट इस तरह से कई देशों को जीतने लगता है और हीरो बनता है तो कई देशों को बुरा लगता है यार, कई देशों को
बुरा लगता है यार, ठीक है। तो ऐसे में ठीक है, वहाँ के यूरोप के जितने भी बड़े बड़े ठीक है देश होते हैं, जैसे कि ठीक है रूस होते हैं, जैसे आपका इंग्लैंड होते हैं, रूस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है। उन सभी को अजीब लगता है कि फ्रांस इस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस तरह से बहुत दूर जा रहा है, मतलब सभी देशों को जीत रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि 1815 में, कब 1815 में है, ठीक है 1815 में, ठीक है सभी देश मिल करके, कौन, तो ठीक इंग्लैंड, कौन आपका इंग्लैंड, ठीक है, उसके बाद रूस, ठीक है रूस, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, क्या आपका है ऑस्ट्रेलिया, ओके, ये सभी और कई देश मिल करके, ठीक है नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है के साथ एक युद्ध करते हैं। इसको हम बोलेंगे 1815 का वाटरलू युद्ध। इसको हम क्या बोलेंगे, 1815 का वाटरलू का युद्ध, ठीक है। वाटरलू का युद्ध क्या हुआ, ठीक है, मतलब इस तरह से वाटरलू का युद्ध हुआ। और ठीक है ओके, सभी यूरोप के सभी बड़े बड़े देश मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 के अंदर, ठीक है हरा देते हैं, ठीक है। इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है, ठीक है। आए उसमें, और जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है तो आप सुनिए गौर से, अब यहीं पे देखिए कि 1815 में सुनिए यहाँ पे हार हो गया, और हार होने के बाद क्या आता है, इसको मिटा, क्या करें, इसको मिटा दे रहे हैं, हम क्या करें, इसको हम मिटा दे रहे हैं यार, ओके मिटा दे रहे हैं। 1815 में यह हार हो गया, ठीक है। और हारने के बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे पता है कि हार, ठीक है 1815 में क्या होती है, इसकी हार हो जाती है, ठीक है। और हारने के बाद ओके, हारने के बाद, ठीक है जितने भी देश थे, किसने, ओके जितने भी क्या थे, जीते, क्या आपका विजय, ठीक है विजयी देश थे, क्या आपका विजयी देश, ठीक है। जो भी देश जीत चुका था वो आते हैं, और आने के बाद क्या करते हैं, ठीक है वो आने के बाद, ठीक है वो क्या करते हैं, ठीक है सुनिए, इसको ना हम क्या कर रहे हैं, लिख नहीं रहे, इसको हम यहाँ पे क्या करें, इसको सीधे यहाँ पे हम, ठीक है बोल दे रहे हैं, ठीक है सुनिए गौर से, ओके बोल के यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 1815 में क्या होता है, ठीक है, और उसकी हार होती है। तो 1815 में क्या करते हैं, जितने भी जीते हुए देश होते हैं वो आकर क्या करते हैं, वहाँ पे एक वियना की संधि करते हैं, क्या करते हैं, वियना की संधि, ठीक है। ये क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में क्या करते हैं, ये सब लोग ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में ये सब लोग आते हैं, और आने के बाद क्या करते हैं, एक संधि करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं, क्या करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सुनिए गौर से, आई एम नॉट एबल टू, ओके यहाँ पे एक संधि करते हैं, क्या करते हैं, एक संधि करते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे एक संधि करते हैं यार, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक संधि करते हैं, ठीक है। और इस संधि में क्या होते हैं, सभी देश शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस संधि में अब जरा सोचिए, ठीक है, इस संधि में सभी देश क्या, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है मीटरनिक, कौन होता है, इसका अध्यक्ष मीटरनिक होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, मीटरनिक, सुनिए गौर से, इसका अध्यक्ष कौन होगा आपका, मीटरनिक, इसका अध्यक्ष कौन है आपका, मीटरनिक इसका अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष कौन है, मीटरनिक, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है, मीटरनिक, सुनते रहिए गौर से, है ना। और यहाँ पे मीटरनिक क्या करे, इसका अध्यक्ष क्या है, इसका अध्यक्ष मीटरनिक है, ठीक है। और मीटरनिक कौन है भैया, तो मीटरनिक है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, कौन आपका है, मीटरनिक कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, कौन है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, ये क्या है, ये मीटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, क्या है ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, ऑस्ट्रेलिया का ये चांसलर है, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, ठीक है। सुनिए गौर से, तो अब यहाँ पे सुनिए, ओके ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है। अब यहाँ पे क्या होता है, सब लोग मिलकर यहाँ पे बैठ जाते हैं और संधि करते हैं। संधि करने के बाद क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं, देखो भाई, ठीक है, कि नेपोलियन बोनापार्ट, अब ये लोग बोलते हैं आपस में, ठीक है, ये लोग बैठ के क्या करते होंगे, ठीक है, कि नेपोलियन, अरे भाई क्या है, ओके। और ये लोग क्या करते हैं, वियना की संधि में सभी लोग बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद, ठीक है, ये तय करते हैं कि पीछे, ठीक है, नेपोलियन द्वारा जितना भी काम किया गया, उस सभी कामों को नेपोलियन द्वारा, ठीक है, लागू किए गए कानून को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, क्या कर देंगे, नेपोलियन द्वारा लागू किए गए कानूनों को समाप्त कर देंगे, और हम क्या करेंगे, फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे, क्या करेंगे, पुरानी व्यवस्था को लागू करके, और हम पूरे यूरोप पर राज करेंगे, क्या करेंगे, इसको पूरे यूरोप पे राज करेंगे। तो सवाल बनता है कि वियना संधि का उद्देश्य क्या था, तो वियना संधि का उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन, कब का, नेपोलियन द्वारा लागू किए कानून, क्या, नेपोलियन द्वारा लागू किए गए कानून को समाप्त करके, ठीक है, और क्या करना है, वही पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था को, यानी पुरातन व्यवस्था को लागू करना है। इसमें
तो ये हो गया आपका वियना की संधि। तो हम क्या करें, कल इसके आगे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कल इसके आगे बढ़ेंगे। तो ओके, ये मेरा पहला इतिहास का पहला लेक्चर था, तो ये मेरा ठीक एक्सपीरियंस है। अब हम क्या करेंगे, कल इससे भी बढ़िया हम क्या तरीके से मतलब फिगर बना करके, ठीक है, ढंग से हम क्या करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। तो तब तक के लिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ओके।